राहुल गांधी ने कृषि कानूनों का पोस्टमार्टम करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों के बारे में किसानों को बताया। राहुल ने पहले कानून को मंडियों को खत्म करने वाला बताया, दूसरे कानून को उन्होंने जमाखोरी करने वाला और तीसरे कानून को किसानों को न्याय से वंचित करने वाला बताया। राहुल ने कहा कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस खेती है, जिसको मोदी सरकार एक हाथ में देना चाहती है और यदि ऐसा हुआ तो देश की 40% आबादी बेरोजगार हो जाएगी, जिसमें छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग, मंडियां और आढ़तिये शामिल हैं। पहला कानून जो है मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। जैसे ये दूसरा कानून लागू होगा, हिंदुस्तान में अनलिमिटेड बिना लगाम जमाखोरी चालू हो जाएगी। कौन करेंगे? हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपति लोग। तीसरा कानून कहता है कि जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने जाके खड़ा होगा और अपने अनाज के लिए, अपने फल के लिए, अपने सब्जी के लिए सही दाम मांगेगा, तो वो किसान अदालत में नहीं जा सकता। किसान महापंचायत में राहुल गांधी ने बड़ी सहजता के साथ कृषि कानूनों पर बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि इन कानूनों के बाद देश में एक व्यक्ति पूरी फसल खरीद सकता है, तो वहीं उसकी जमाखोरी भी कर सकता है। ऐसे में उद्योगपति ही दामों को कंट्रोल करेंगे और किसानों को उद्योगपति के सामने मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान राहुल ने नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को भी मध्यम वर्ग के साथ किसानों और मजदूर वर्ग की कमर तोड़ने वाला बताया। राहुल गांधी ने इससे पहले दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में चीन मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। सवाल यह है, हिंदुस्तान की जमीन है, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है, ये सवाल है। वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। तीखे तेवर के साथ राहुल गांधी ने कहा कि ये कृषि कानून किसानों की जमीन और भविष्य छीनने वाले हैं, इसलिए मोदी सरकार पहले कृषि कानूनों को वापस ले और उसके बाद चाहे जितनी बात करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर।
खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की। पहले दिन राजस्थान दौरे के दौरान राहुल काफी आक्रामक रहे। उन्होंने तीनों कानून को लेकर के कहा कि तीनों कानून के तीन वजूद हैं। पहला, मंडियां खत्म, दूसरा जमाखोरी बढ़ेगी और तीसरा, किसान को न्याय नहीं मिल पाएगा, किसान के हाथ से न्याय फिसल जाएगा। उन्होंने तीन बातें कही हैं और उसके अलावा कहा कि 40% आबादी देश की, मजदूर, किसान, उनसे जुड़े जो व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। सरकार इस पर गौर नहीं कर रही है। कुछ लोगों के कहने पर कोविड के दौरान सरकार ने ये सारा मजमून तैयार किया है और उसके बाद थोपा गया है देश में। राहुल गांधी साफ आक्रामक तरीके से उन्होंने कही। चीन के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और राहुल गांधी के दौरे के जो मायने हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और पहले दिन के दौरे पे जो केंद्र सरकार पे हमला बोला है उसको लेकर के हम हमारे साथ भाजपा नेता आशीष चतुर्वेदी जी हैं। आशीष जी, राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर हैं और पहले दिन ही उन्होंने केंद्र सरकार पर कृषि बिलों को लेकर के जमकर निशाना साधा है। मैंने आपको जैसे कहा कि ये तीनों जो कानून हैं ये मंडी खत्म करने वाले, किसान के हाथ से न्याय फिसलने वाला और जमाखोरी को बढ़ावा देंगे। योगेंद्र जी, राहुल जी ने कल संसद में भाषण दिया, आज सुबह पीलीभंगा में दिया, फिर पदमपुर में दिया और तीनों भाषणों में लगभग कंटेंट एक जैसा सेम है। वो एक किसानों को में भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं और उकसाना चाह रहे हैं, जिसमें शायद वो सफल नहीं हो पाएंगे। आप देखिए कि कांग्रेस जो 2019 में अपना मैनिफेस्टो लेके आई थी उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा था कि हम एपीएमसी एक्ट को रिपील करेंगे। और जहां तक वो जमाखोरी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने खुद ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, दिस बिलोंग्स टू द एज ऑफ कंट्रोल, और हम इसमें बदलाव करेंगे और केवल जब इमरजेंसी होगी तभी उसको लागू करेंगे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी लाई है उसमें तो काफी अच्छा है। आप देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करें तो पंजाब में इनकी सरकार है, तो राहुल गांधी जी को पहले तो पंजाब सरकार से वो कानून रद्द करवाना चाहिए जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों पर 5 लाख तक को जुर्माना और सजा का प्रावधान है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार जो कृषि सुधार कानून लाई है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसान अपनी मर्जी से जब चाहे जब उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाहर निकल सकता है, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आप देखिए, अब ये राहुल गांधी जी तो चाइना को लेकर के बातें कर रहे हैं। आप देखिए कि अब ये नारा दे रहे हैं, हम तो हमारे दो वाला नारा दे रहे हैं। आप देखिए, इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने 2 नारे दिए थे, एक सूट बूट की सरकार का नारा दिया था और एक चौकीदार चोरे का नारा दिया था, और दोनों ही नारों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। तो जनता इनके भ्रम में आने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पलटी मारी है ना, अपने मैनिफेस्टो में निकल कर लिखा तो उससे पलटी मार गए। अब कायदे से तो इनको राजस्थान में आकर के माफी मांगनी चाहिए थी कि भाई हमने जब 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था उसका क्या हुआ। आज तक वो संपूर्ण कर्ज माफी नहीं हुई, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो कृषि में इलेक्ट्रिसिटी वो पूरे देश में सर्वाधिक है। राजस्थान में जो सब्सिडी हम दे रहे थे आपने उसको खत्म कर दिया है। अभी रिसेंटली बाजरे की खरीद हुई तो राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बाजरा नहीं खरीदा है। हरियाणा में बाजरा खरीदा गया है, सब जगह खरीदा गया है, मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। वो पूरे 26 महीने हो गए सरकार को, उन्होंने अपने भाषण में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। तो बेसिकली आप करने क्या आ रहे हैं बताइए ना। यहाँ आपकी सरकार है, या तो अपने अचीवमेंट बताइए या फिर आप माफी मांगिए कि आपने जो वादे किए थे उसको आपने पूरा नहीं किया है। जी आशीष जी, लेकिन बात आपने जो कही कि राहुल गांधी कंटेंट भी एक ही जैसा है। देखिए, किसान का जो मुद्दा है, किसान का मुद्दा, कांग्रेस इसमें किसानों के साथ सुर से सुर मिला रही है और एक जैसी कदम ताल है, लेकिन किसान का जो इश्यू है अभी तक सरकार किसान को ये ब्रीफ नहीं कर पा रही है। कोई तो ऐसी वजह है कि जो सरकार कहना चाह रही है वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी यही कहा कि जिन लोगों को वार्ता के लिए भेज रहे हैं उनसे कोई फायदा नहीं है, वो डिसीजन मेकर नहीं है, ना डिसीजन करने की पोजीशन में। वो बेशक एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो या पीयूष गोयल साहब हो, तो कोई फायदा नहीं। अगर ऐसे 50 दौर की वार्ता भी चलेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रधानमंत्री डिसीजन की स्थिति में आए और वो बात करें तो कुछ बात आगे बढ़ सकती है। देखिए योगेंद्र जी, अगर हम इन कृषि सुधार कानूनों के बिल के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये लगता है कि ये जो सुधार के कानून हैं ये किसानों को बंधनों से मुक्त करते हैं, उसको बंदिशों से हटाते हैं, उसको ज़्यादा आज़ादी देते हैं
और ये उसके लिए एक बेहतर विकल्प देते हैं। पर आज बंदिश है क्या है साहब? आप जैसे बंदिश का जिक्र कर रहे हैं, बंदिश क्या है? आज किसान पे कोई बंदिश नहीं है, वो कहीं पे बेच सकता अपना माल। वो अगर मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेचे, अगर मंडी में नहीं बिक पा रहा है उसके पास में इतना समय नहीं तो बाहर बेच सकता है। योगेंद्र जी, आप और हम सब लोग कहीं न कहीं किसान परिवार से आते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारे कुछ न कुछ लोग किसान परिवार में ही हैं। मैं स्वयं झालावाड़ के भवानी मंडी से आता हूँ, जहाँ पे हमारी आड़त की दुकान भी है और कृषि मंडी में खेती भी है, आड़त की दुकान भी, और कृषि मंडी में जो आड़ती का जो होता है लाइसेंस, वो तीनों मेरे पास है। देखिए आप तीनों है। आप देखिए कि किस तरह से उसका शोषण किया जाता है। 3-3 दिन तक उसका सामान वहाँ पड़ा रहता है, एक तोला कटता है। आप देखिए कि जो 100 किलो माल 100 किलो, और बारिश आ गई, कुछ आ गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखिए, आपने योगेंद्र जी एक खबर पढ़ी होगी, अभी पिछले 1.5 महीने पहले की खबर है कि एक किसान था, उसने अपनी गोभी उपजाई और उसको 1 रुपया किलो भी नहीं मिल रहा था। तो मतलब अगर वो मंडी में लेके जाए तो उसकी लागत तक नहीं आ रही है। आप देखिए, उसने विवश होकर के और अपनी ही फसल पर उसने खुद ने ट्रैक्टर चला दिया। तो आशीष जी वही बात है यहाँ पे। एक चीज मानी ना, देखो मैं कांग्रेस के बात पे नहीं जा रहा, लेकिन आम जो किसान है सर, आम किसान जो है आशीष जी, वो यही जानना चाह रहा है कि मेरे फल फ्रूट उसके मिनिमम प्राइस तो तय करिए। योगेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, दो बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो पहली बात तो है कि 55 साल तक देश में कांग्रेस का राज रहा, अभी तक उसने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसकी लीगल गारंटी क्यों नहीं कर पाई वो? और जो वर्तमान सरकार है उसने कहा है कि ये जो आपका किसानों का प्रस्ताव है इस पर चर्चा होगी, कमेटी चर्चा करेगी। सरकार ने इसको खारिज नहीं किया है। देखिए, जो कृषि कानून बने थे उसमें किसानों की जो डिमांड थी, देखिए किसानों की सबसे पहले ये डिमांड थी जब ये कृषि कानून आए कि साहब ये जो MSP है वो खत्म हो जाएगी, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। देखिए, और एक तीसरा उनका मुद्दा ये था कि जो APMC उसमें टैक्स लगता है, अगर किसी व्यक्ति को आप या किसी व्यापारी को आप आजादी देते हैं कि वो खरीद करेगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर समानता कैसे तो सब जगह है भी नहीं। वैसे भी देश में APMC सब जगह नहीं है। समानता कैसे रहेगी? तो सरकार ने उनकी तीनों बातों को मान लिया। देखिए, सरकार ने कहा कि MSP था, है और रहेगा। आप देखिए कि आप कंपेयर कीजिए ना कि कांग्रेस शासन काल में कितनी फसलें खरीद होती थी और आज कितनी खरीद हो रही है, उनकी वैल्यू क्या थी, आज किस मोल पर उसका खरीद हो रहा है। तो दोनों में वृद्धि। आशीष जी, आप तो देखिए इस लाइन से जुड़े हुए हैं, आपने कहा भी, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आपको मालूम भी होगा देश में 6% क्रॉप जो है वो MSP पे खरीदी जाती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आपने अगर बढ़ा भी दिया तो सर वो तो बेनिफिट, किसान की डिमांड क्या है? देखिए कांग्रेस क्या कह रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि किसानों ने अपने राजनीतिक इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने दिया, किसी को भी मंच पे नहीं चढ़ने दिया। बेशक सपोर्ट कोई भी कर सकते हैं। पहले किसान आंदोलन जो बाजरे को खरीद को लेकर के भैरव सिंह जी के वक्त का ध्यान है मुझे, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया किसानों का उस वक्त में। तो सपोर्ट तो कोई भी किसी आंदोलन को कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जो आप बता रहे हैं, सवाल यह है कि किसान ने कब कहा कि MSP कि जैसे ही समझाया गया कि MSP खत्म नहीं हो रही, लेकिन MSP खत्म तो नहीं हो रही है, बात वो भी मान के चल रहे हैं कि नहीं होगी, आपके बिल में नहीं है कहीं पे भी लिखा हुआ। लेकिन जब MSP पे क्रॉप खरीदी नहीं जाएगी तो फिर वो MSP होना नहीं होना बराबर है। आप देखिए योगेंद्र जी, जब किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री की वार्ता हुई तो उन्होंने उनको एक आश्वासन भी दिया कि सरकार ये तक अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है कि जो MSP पे खरीद होगी वो कृषि मंडियों से ही होगी। इतना तक सरकार करने को तैयार है। आप देखिए, अभी जो मैं पंजाब में प्रावधान की बात करता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में, आप देखिए हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और किसानों को भी ये समझना चाहिए और कांग्रेस को भी ये बताना चाहिए कि जो वर्तमान में जो बिल आए हैं उसमें कौन से नंबर पॉइंट पर ये लिखा हुआ है कि किसानों की जमीन चली जाएगी। आप देखिए, 100 झूठ को आप बार बार बोल के देखिए, राजनीतिक चाशनी कोई भी चढ़ाए वो एक बात अलग है, वो भ्रम की स्थिति देखिए। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपकी जमीन चली जाएगी, ऐसा प्रावधान ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तब ये कहने को तैयार है, कमिटी से बात करने को तैयार है, सरकार ने कहा भी आप बताइए तो सही ना किस जगह पर ये लिखा हुआ है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे लिखा हुआ है किसान की जमीन चली जाएगी। आप देखिए, मैं बात कर रहा था आपकी जो मूल इनकी डिमांड थी, इनकी तीसरी डिमांड ये थी कि साहब जब हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट करेंगे तो उसमें जो रेवेन्यू कोर्ट और जुडिशियल कोर्ट की बात है कि साहब उसमें जाने का हमको मौका दिया जाए, क्योंकि जो SDM कोर्ट है वो कहीं न कहीं कंपनियों के प्रभाव में रहेंगे। तो सरकार ने कहा हम आपको ये ऑप्शन भी देने को तैयार है। तो देखिए, सरकार तो पूरे 10 कदम पीछे हट गई। किसान जहां खड़ा हुआ है वहीं पे खड़ा हुआ, वो एक कदम हट नहीं रहा है। और देखिए कि डेली उनकी डिमांड बन रही है। और देखिए योगेंद्र जी, हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं कि देश का जो संपूर्ण किसान है वो इन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ है। देखिए, अभी 4 कैटेगरी ऑफ किसान चल रहा है। एक किसान वो है
जो इन कानूनों से सहमत है और ऐसा मानता है कि ये उसको आजादी देते हैं, उसके आय में वृद्धि करते हैं। दूसरा किसान ऐसा है जो इसमें सुधार चाहता है, जिसके लिए सरकार भी तैयार है। तीसरा एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि नहीं, हमको ये जो तीनों कानून है आप इसको रद्द कीजिए। चौथा वर्ग एक नया खड़ा हो रहा है जो कह रहा है कि साहब आप तीनों कानूनों को तो रद्द कीजिए ही सही, आप साथ में हमको एमएसपी की लीगल गारंटी भी दीजिए। अब कांग्रेस ये बताए कि 55 साल तक उसने किसानों के लिए क्या किया। आप देखिए जो वर्तमान में जो कानून है, क्या वो बेहतर स्थिति में किसान को ले जा रहे हैं क्या? अगर ये बेहतर स्थिति में किसान को ले जा रहे हैं तो फिर 4 लाख किसानों ने अभी तक आत्महत्याएं क्यों की? किसान गरीब क्यों बना रहा? देखिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, उसको विश्वास है कि उसकी आय को बढ़ाने के लिए। आशीष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मैंने अरुण जेटली साहब आज इस दुनिया में नहीं, मैंने उनसे भी पूछा था बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वर्तमान सरकार या बीजेपी ये गारंटी दे देगी कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी किसान की? ये दे सकती है गारंटी? देखिए गारंटी तो मेरे को लगता है योगेंद्र जी कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन सरकार पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है। उन प्रयासों का ही नतीजा है। आप देखिए कि 2013-14 में जितनी खरीद होती थी उसकी कई गुना खरीद एमएसपी में हो गई है। जो वैल्यू था वो लगभग इसमें कोई डाउट नहीं, आपने पैसा बढ़ाया। देखिए बाजरे का पैसा बढ़ा, बाजरे नहीं, आप गेहूं के कंपेयर कीजिए, मूंगफली सबका बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा। देखिए जो तारीफ की बात है उसमें करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि कई सालों बाद में किसान को उसकी क्रॉप का जो मूल्य है वो उसमें इजाफा हुआ है, इसमें कोई खारिज नहीं कर सकता। हुआ है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए अभी जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था और पूरे इंडस्ट्री में रिसेशन था, आप एक आंकड़े को कंपेयर कीजिए कि ट्रैक्टर की खरीद में कितना इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में एक शो कर रहा है कि किसानों की कहीं न कहीं आय बढ़ रही, तभी तो वो ट्रैक्टर खरीद पा रहा है। आप देखिए 60% ग्रोथ हुई है ट्रैक्टर खरीद में। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है मोदी जी सरकार का। कितना इजाफा सर? ये अभी ऐसा 60% का इजाफा ट्रैक्टर में। चलिए 2000 नहीं वो मैं आपके आंकड़ों से सहमत हूं। 2022 के अंदर आप लोग आमदनी दुगनी करेंगे और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कोई भी सरकार जब अपना कमिटमेंट करती है तो उसका प्लेटफॉर्म भी तैयार करती है। 2022 में अगर आपने कुछ किया करने की सोच के बैठे हैं तो निश्चित रूप से उस दिशा में काम कर रहे होंगे। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं कर रहे हो। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा। कांग्रेस आपसे सहमत है, आप लोग कांग्रेस के समय में उनकी चीजों से सहमत थे नहीं थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपने एक बात कही कि किसान को आजादी देते हैं कानून। मेरे तो ये बात अभी भी नहीं समझ में बैठ रही है कि अमित शाह साहब भी कह रहे हैं ये बात कि आजादी किसान गुलाम कहां पे? आज कौन से कानून से गुलाम है किसान? कोई बता सकता है कि किसान इस बात से गुलाम है? किस बात से गुलाम है? हमारी व्यवस्था से गुलाम है सर। किसान तो किसान किसी का गुलाम नहीं है अभी भी, केवल व्यवस्था से गुलाम है। योगेंद्र जी मुझे आप बताइए कि जो मंडी में जब किसान अपना अनाज बेचने जाता है तो क्या उस पर टैक्स नहीं लगता है क्या? तो गुलामी है सर। टैक्स क्या व्यापारी अपनी जेब से दे रहा है? टैक्स व्यापारी अपनी जेब से टैक्स नहीं दे रहा है, वो किसान से ही उस तोल में काट रहा है। आप देखिए, हाँ देखिए व्यापारी नहीं दे रहा है, व्यापारी को टैक्स नहीं भर रहा है। सर मैं वही कह रहा हूँ, तो वो ऐसा वो गुलामी है उसकी, वो उसकी गुलामी है। टैक्स तो बहुत सारी जगह देना पड़ रहा है। आज हम सांस भी ले रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, तो ये गुलामी कैसे हुई सर? मैं तो वो जानना चाहता हूँ कि उससे आजाद हो जाएगा किसान, कानून आते ही उससे आजादी होगी। एक विकल्प अगर हम दे रहे हैं, जो वर्तमान विकल्प है वो तो बना हुआ है उसके पास स्वतंत्रता है, उसको हम एक एडिशनल विकल्प दे रहे हैं कि वो दे। आप देखिए, हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप कि आपकी इच्छा पे डिपेंड है। अगर आप चाहें एग्रीमेंट करिए, मत करिए। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप देखिए किसान आलू उपजाता है, 2 रुपए 3 किलो 4 रुपए किलो में बेचता है। अगर स्टोरेज भंडारण की सुविधा अगर ऐसे कुछ उपलब्ध है कि व्यापारी एक स्टोरेज बना सके और वहां पे किसान रख सके। अभी हो क्या रहा है कि बहुत एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बहुत सुधार की जरूरत है, जिसको कांग्रेस ने भी स्वीकार किया है। आप देखिए ये होर्डिंग पर्पस नहीं हो रहा है। किसान को भी तो एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि मैं जब चाहूं जब अपनी फसल बेचूं, जब मेरे को अच्छा माल दाम मिले तब बेचूं। तो वो स्वतंत्रता तो निश्चित रूप से तभी मिल पाएगी ना जब उसका भंडारण सुरक्षित होगा। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा सर, मेरे यही की बात है, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी इस बात को, ओकार सिंह जो लखावत साहब बैठे थे हमारे साथ में डिबेट में, पहले जब गवर्नमेंट नहीं थी मोदी साहब की, वायदा कारोबार को किसान के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा एक वो बताया था कि एडिक्शन है और ये एक तरह से ये तोड़ रहा है। लेकिन वायदा कारोबार पे कांग्रेस से जब थी तो कांग्रेस भी स्वीकार तो करती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आपकी सरकार है वो भी कुछ नहीं कर पाई। ऐसा क्या नेक्सस है कि वायदा कारोबार जिसका कोई पता नहीं है कि ये चीज है भी कि नहीं है, लेकिन लोग उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं? कितने लोगों ने उस पर सुसाइड कर लिया, कितने लोगों ने? योगेंद्र जी आपकी बात सही है, लेकिन मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं इस पर आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। चले, लेकिन बात राहुल गांधी पे आएंगे क्योंकि मुद्दा वही है, किसानों से जुड़ा हुआ ही कि राहुल गांधी भी है। देखिए
कभी भी कोई बात होती है, आशीष जी आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को, कि राजनीतिक दल अवसर तलाशते हैं। कोई राजनीतिक दल हो, आप लोगों ने भी बहुत अवसर तलाशे हैं। अब कांग्रेस है, वो अगर हम ये बात कहते रहेंगे कांग्रेस इतने साल में कुछ नहीं कर पाई, तो ये बात हो नहीं सकती। कांग्रेस की तुलना क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस का वजूद नहीं, फिर आप उसको तवज्जो भी दे रहे हैं। नहीं, बात तवज्जो देने की नहीं। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी की बात है राजस्थान दौरे की, तो देखिए हर लोकतांत्रिक पार्टी को एक अधिकार है कि वो आए, जनता के बीच में अपनी बातों को रखे और अपना एक जो एजेंडा है वो जनता के सामने रखे। लेकिन आप कहीं न कहीं पलटी मार रहे हैं। जो स्पष्ट रूप से दिखा हुआ है, एक रिटर्न आपका डॉक्यूमेंट था जिसमें आपने स्वीकार किया था कि हम ये कार्य करेंगे, और आप स्वयं उसमें पलटी मार गए। 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल तक आपकी सरकार रही। स्वामीनाथन आयोग का गठन अटल जी ने किया था, जिसकी रिपोर्ट 2007 में आ गई थी। 2007 से लेकर के 2014 तक आपकी सरकार रही, आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मोदी जी आते हैं और किसानों के लिए उस पर एक्शन लेते हैं, और जिससे किसानों की आय बढ़ती भी है और किसानों की खुशहाली भी आ रही है। तो आप देखिए, ये कार्य आप भी कर सकते थे। अब मोदी जी किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दे रहे हैं। आशीष जी वो नहीं कर पाए, जब भी तो साइड में बैठे हैं। आशीष जी अगर वो नहीं कर पाए, जब भी तो साइड में बैठे हुए हैं। और आपने एक बात कही कि जिस चीज को लाना चाह रहे थे कैसे बदल जाते हैं। सर, कांग्रेस नहीं बदल रही है, हर राजनीतिक दल की ये फितरत है, अवसर आने पर तुरंत पलटी मारते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एफडीआई को मामले को लेकर के 3 बार भारत बंद किया। कब? जब 28% था। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जब 72 यानी कि 72 रुपए पे पेट्रोल पहुंचा, तो इनका बयान था कि मनमोहन सिंह जी की उम्र पर जा रहा है ये पेट्रोल के दाम। आज क्या पोजीशन है सर? देखिए योगेंद्र जी, तो ये तो हम देखिए, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि वास्तव में हमें कितनी सच्चाई बोलनी है और कितनी झूठ बोलनी है, या कहाँ बदलना है रंग। ये सभी राजनीतिक दलों की स्थिति यही है। देखिए, हमको डिफेंस में जो प्रोक्योरमेंट भी करने हैं, डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, रोड हाईवेज भी बनाने हैं, और रेलवे में भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, हेल्थ सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट करना है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सरकार निश्चित रूप से जो पेट्रोल है उसके दाम इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार का ये एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। मैं बस स्वीकार कर रहा हूं आपकी बात में। अभी मेरे हिसाब से परसों धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी संसद में बात कही है कि अब चूंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कंपनियां भी दाम बढ़ा रही हैं, और सरकार का ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और सरकार ऐसी बात नहीं, बहुत राहत दे रही है जनता को। आप देखिए, चाहे किसानों की बात करें, चाहे 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात करें, चाहे हम देखें कि देखिए आप कितनी क्रांतिकारी योजनाएं हैं कि आजादी के बाद से मोदी जी ने तय किया कि एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाए, और 100% गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। तो इन सब के लिए देखिए पैसा चाहिए होता है। तो रेवेन्यू अगर नहीं आएगा तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे? आपने तय रखा है कि 2022 तक हमको सबको मकान बना के देने हैं, तो और प्रधानमंत्री जो आवास है उसके अंदर करोड़ों लोगों को मकान मिले भी हैं। तो निश्चित रूप से ये तभी संभव हो पाएगा ना जब सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा। सर देखिए, मीडिया और आम जन तो इस बात को स्वीकार करता है कि देश में विकास हुआ है, पहले दिन से विकास हुआ है आजादी के बाद से, ये कोई खारिज नहीं कर सकता। देश में आज कितने हवाई जहाज चल रहे हैं, कितने हवाई अड्डे, कितने एम्स हैं, कितने डैम्स बने हुए, कितने हॉस्पिटल बात कर रहे हैं। ये तो निश्चित रूप से अगर सरकारों का विजन रहा होगा तभी तो कुछ हुआ होगा। योगेंद्र जी, आप हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं तो आप कंपेयर कीजिए कि भाई कितने हवाई अड्डे 2014 तक थे, उसके बाद कितने क्रांतिकारी बदलाव है। मोदी जी ने तय किया कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। क्या ये क्रांतिकारी बदलाव नहीं है? क्या हेल्थ में इसे आम जनता खारिज नहीं कर रही है। ये तो आप लोग राजनीतिक दल, ये तो आशीष जी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आशीष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि आप लोग एक दूसरे को खारिज करते हैं। जनता खारिज नहीं कर रही, जनता तो इस बात को स्वीकार करती है कि आजादी के बाद से आज तक, अगर कोविड की भी बात है, आप लोग बहस करते हैं आपस में, कांग्रेस आप पे आरोप लगाएगी, एसपी आप पे लगाएगी, आप लोग दूसरों पे लगाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। कोविड के दरमियान भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, कहीं नेग्लिजेंसी रह सकती है, कहीं चूक हो सकती है, लेकिन इसमें कहीं कोई बात नहीं है। कोविड की अब आप बात कर रहे हैं, आप देखिए कि मैंने ऐसे कई आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें जब कोविड की महामारी आई तब उन समीक्षकों ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि इस तरह की महामारी तो बनी ही भारत के लिए है और यहाँ पे सर्वाधिक केसेस आएंगे, सर्वाधिक कैजुअलिटीज होंगी। देखिए, भारत ने
जब कोविड आया तब देश में कोई पीपीई किट नहीं बनते थे, वेंटिलेटर्स नहीं बनते थे, आईसीयू बेड की कमी थी। सर मैं वही बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा ना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और आज हम इस बीमारी से उबर गए हैं। देश की खुद की 2 वैक्सीन आ गई है। देखिए आप कितनी अच्छी स्थिति में हम, आप देखिए सर ये मैं, और देखिए मैंने क्या कहा सर, मीडिया और आमजन तो आशीष जी स्वीकार करता है, तो आप लोगों को तय करना है आपस में। मैं इसमें केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को मतलब सराहना देता हूँ और उनकी बधाई देता हूँ कि सबने बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए इसमें हर चीज में हम राजनीति करें ठीक नहीं है। हम तो खुद कह रहे हैं राजनीति के अवसर होने चाहिए। लड़ाई जीती है, देखिए देश ने कोरोना से लड़ाई जीती है और कई लोगों को इसमें फेल किया है। जो लोग इस तरह से बोलते थे कि भारत में सर्वाधिक मौतें होंगी, सर्वाधिक केसेज होंगे, तो हमने उनको झूठा साबित किया है और इसमें बड़ा अच्छा लगता है, गर्व की अनुभूति भी होती है कि देश ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए सर इसमें कोई डाउट नहीं है, हम तो स्वीकार करते हैं। तो आप ही लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप कहते हैं कि आजादी के बाद से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 6 साल में हुआ। तो फिर लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पहले दिन से हमारे यहाँ पे एम्स, देखिए मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए योगेंद्र जी, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं है कि कोई 6 साल में विकास हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन देश को जिस गति से बढ़ना चाहिए था, जो फाउंडेशन होनी चाहिए थी, निश्चित रूप से वो नहीं रखी गई। अन्यथा देश में आज बहुत बदलाव हो। देखिए आप देखिए पिछले 6-7 सालों में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। अगर यही बदलाव शुरू से प्रारंभ होते तो देश की आज स्थिति बहुत अच्छी होती। आप देखिए अब बरसों से एक नारा चल रहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी नहीं। आप देखिए बहुत सारा वर्ग ऐसा है आज भी देश का जो कि गरीबी रेखा के नीचे ही रह रहा है। आप देखिए कि क्रांतिकारी कदम जो मोदी सरकार ने उठाया, आप देखिए 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देना और उस योजना को आगे तक बढ़ाना, कंटिन्यू रखना, अपने आप में इसके लिए भी पैसा चाहिए। देखिए अब आप देखिए ये जो 80 करोड़ वाला जो मैं बता रहा हूँ, आप देखिए जब सरकार इनको खाद्यान्न बांटेगी तो सरकार क्या प्रोक्योर नहीं करेगी? क्या किसानों से लेगी नहीं? क्या एमएसपी खरीद नहीं करेगी? तो फिर बांटेगी कैसे, बताइए आप। सर ये तो कोई मना नहीं कर रहा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार गरीब पे पेट पे लात मारेगी। निश्चित रूप से हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो बनाओ इसी बात के लिए है, ये तो सिक्योरिटी देंगे आप, कहीं मैं ये इसको खारिज नहीं कर रहा। लेकिन ये तो किसानों के जो कुछ आशंकाएं हैं, अभी भी कोई ऐसी तो वजह, क्योंकि देखिए एक भी तो कोई पार्टी का व्यक्ति मीटिंग में नहीं गया जब चर्चाएं हुई 9 दौर की, 10 दौर की या 11 दौर की, उसमें कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं था। जो थे प्योर किसान थे, किसानों से जुड़े लोग थे, किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं वह लोग थे। और इसमें भी जो लोग किसी आइडियोलॉजिकल सिद्धांतों से जो जुड़े हुए हैं और उनको भी फिर भी शामिल नहीं होने दिया, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं इन लोगों का जाना उचित नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी लोग कर ही रहे हैं चर्चा। लेकिन कोई तो ऐसा सिस्टम है कि जो अभी तक किसान को सरकार समझा नहीं पा रही है। आप देखिए जितने इनमें से किसान है, चाहे वो टिकैत हो, चाहे शिव कुमार कक्का जी हो या फिर डॉक्टर पाल हो, ये लोग आज भी किसी राजनीतिक दल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी बात सही है। देखिए सरकार गंभीर थी और गतिरोध को तोड़ना चाह रही थी, तभी तो सरकार ने 11 दौर की बातचीत की, 50 घंटे से अधिक बातचीत हुई, 11 दौर की बातचीत हुई। लेकिन देखिए कृषि मंत्री ने भी ये कहा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी ताकतें हैं इस आंदोलन में शामिल हैं जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है, जो ये चाहती है कि गतिरोध बना रहे और किसी तरह से किसानों को भ्रम में उलझाया जा रहा है। देखिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। देखिए आप बैठे हुए हैं, आप देखिए कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आप इस तरह से सड़कों पे बैठे रहेंगे तो आसपास के देखिए काफी लोग भी परेशान हो रहे हैं। देखिए आप देखिए ऐसा नहीं है, इससे जो आसपास के लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, किसान स्वयं भी परेशान है। देखिए बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से काफी लोगों की मौतें भी हो गई। लेकिन सर सरकार से ज्यादा तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कॉग्निजेंस भी लिया और उस पर सरकार को निर्देश भी दिए थे कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा होना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये ऐसा नहीं हो कि एक मूंछ का सवाल बन जाए या फिर प्रेस्टीज इश्यू बन जाए। सरकार सोचती है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, किसान सोचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए पीछे हटने की जहां तक बात है तो सरकार ने तो काफी उनके संशोधनों को स्वीकार किया है। देखिए ये तो किसानों ने अपनी शायद मूंछ का सवाल बना लिया है कि हम तो इन तीनों कानूनों को रद्द करके ही जाएंगे। आप देखिए कि स्थिति ये कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप उसकी बात भी नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई हल आपको निकालना पड़ेगा ना। बातचीत आप करने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने संसद में कहा, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भाई किसान जब चाहे, हम एक फोन कॉल वार्ता पे दूर है, किसान तय कर ले कि इन तीनों कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है, सरकार सबके लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता केंद्र की सरकार को ऐसा लगता है कि जो कानून है वो किसानों के हित में है, इसलिए हम भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि निश्चित रूप से कानून तो रहेंगे। जी देखिए, राज्य में 4 बात वापस राहुल गांधी के दौरे की राजस्थान की बात की जाए, क्योंकि अपने जो चर्चा की है किसानों से जुड़ी बात है जो राहुल गांधी जिसका जिक्र भी कर रहे हैं। प्रदेश में 4 बाई इलेक्शन है
असेंबली के। राहुल गांधी के दौरे हालांकि उन जगह पे गए नहीं है राहुल, लेकिन एक माना जा रहा है कि कांग्रेस में जो पिछले दिनों को डिफरेंसेस रहे हैं उसे दूर करने की कोशिश की गई है। किसान आंदोलन में लोगों को एक मैसेज देने के लिए किसानों की जो स्थिति है उस पर राहुल आकर के रूबरू, पर्टिकुलर उस सेक्टर को उन्होंने चुना है जो नए क्षेत्र है और खेती के लिए। यूं तो राजस्थान पूरा ही अपनी जगह एक पहचान रखता है, लेकिन खासकर वो जो बेल्ट जिसमें ये कह सकते हैं कि धान का कटोरा है राजस्थान का, उसी बेल्ट को शायद इसी वजह से चुना है राहुल गांधी ने, ताकि किसानों के बीच जाके और डायलॉग लगा कर सकें। क्योंकि 700 पंचायतें बीजेपी ने की हैं पूरे देश भर के अंदर। कृषि कानून को क्यों लागू किया जा रहा है, क्या इसकी अहमियत है, क्या इसका महत्व है, वो बताने के लिए तो राहुल भी उसी ट्रैक पे हैं आपको काउंटर करने के लिए कि ये बहुत बेकार है और जरूरी नहीं है। योगेंद्र जी देखिए, ये जो तीनों कृषि सुधार कानून है इसका ऑर्डिनेंस जून में आ गया था और अक्टूबर में ये बिल संसद में पारित हुए हैं। आप देखिए, जब इसका हल्ला चल रहा था और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे किसान बिल को लेकर के, उसके बाद ही यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में पंचायत के चुनाव होते हैं और उन चुनावों में देखिए आप, पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ताधारी दल को बहुत मुक्की खानी पड़ी और 21 जिलों में से मात्र 5 जिलों में वो अपने जिला प्रमुख बना पाए। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जिला परिषद सदस्यों की बात करें, चाहे जिला प्रमुख की बात करें, चाहे पंचायत समिति सदस्यों की बात करें, हर क्षेत्र में कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ा है। तो कहीं न कहीं किसान जो राजस्थान का है, आप देखिए कि राजस्थान में जिस बेल्ट से आता हूँ हाड़ौती, वो बड़ा संपन्न बेल्ट है। देखिए वहाँ पे बहुत अच्छी सिंचाई की सुविधाएं हैं, झालावाड़ हो गया, बारा हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया। इस पूरे क्षेत्र का कहीं किसान कहीं आंदोलन कर नहीं रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से जो किसान हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। अब देखिए, जहां तक इनके क्षेत्र के चूज करने की बात है तो ये तो कांग्रेस का अधिकार है कि वो कहां पे राहुल गांधी जी को लाते हैं और राहुल गांधी जी कहां जाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अभी 4 जहां पे चुनाव होंगे, चाहे हम चूरू में बात करें सुजानगढ़ की, चाहे हम राजसमंद की बात करें, चाहे भीलवाड़ा में सहाड़ा की बात करें, चाहे उदयपुर में वल्लभनगर की बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता पूरी तरह से, देखिए कई मुद्दे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक महंगी, हम बात करें अपराधों में तो बहुत बुरे कारणों से अपराधों में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है, चाहे महिलाओं पर बात करें, चाहे SC/ST पर बात करें। उसके बाद आए दिन आप देखिए माफिया का आतंक है कि किस तरह से माफिया जो है सरकारी अधिकारियों को ही पीट रहा है, SDM तक को नहीं छोड़ रहा है, देखिए बजरी माफिया। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता में एक आक्रोश है और जनता निश्चित रूप से अपना आक्रोश व्यक्त करेगी और हमें पूरा विश्वास है कि देखिए जो 4 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, वैसे तो 3 सीटें कांग्रेस की और 1 हमारी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और कुछ न कुछ उसका असर इस सरकार पर निश्चित रूप से पड़ेगा। आशीष, एक बात अभी आपने कही पंचायत चुनाव को लेकर के और उसमें कहा कि बिलों को, ये बहुत लंबे समय से मुझे जहां तक ध्यान है कि मोदी जी ने भी इसका कहीं जिक्र किया था कि राजस्थान के चुनाव परिणाम देख लीजिए, और भी कहीं के चुनाव परिणाम का जिक्र किया था कि जो इस कानून पर ठप्पा लगाते हैं कि बेहतर कानून है, लेकिन जब अर्बन बेल्ट के अंदर इलेक्शन है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। ये 90 अभी निकाय हैं उसमें से 60 पर बीजेपी के पास में कब्जा था, कितना बड़ा नुकसान है। तो ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि अब शहर की जनता ने क्या उनको कृषि कानूनों को खारिज किया? मैं वो वाली आपकी शहरी निकायों की बात भी आपको समझाता हूँ। देखिए अभी 90 की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें 60 पर भारतीय जनता पार्टी थी और 25 पर कांग्रेस थी और 5 पर निर्दलीय थे। आप देखिए जो ट्रेंड होता है ना, वो ये होता है कड़ी से कड़ी जोड़ने का एक ट्रेंड रहता है। किसी भी चुनाव में बात कर लें, 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2010 में जब चुनाव हुए तो सभी निगमों पर कांग्रेस का कब्जा था और सारे मेयर उनके थे। आप देखिए आज की स्थिति में आप बताइए, जब हम विपक्ष में हैं, पूरे प्रदेश में 10 नगर निगम हैं, 5 पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं और 5 पर कांग्रेस के मेयर। स्थिति बराबर सी है, बराबर स्थिति पहले कभी नहीं रही। हमेशा जो सत्ताधारी दल है उसी के निगमों में मेयर ज्यादा होते थे। अभी हम बात करें तो अभी हमने 37 में अपने निकाय प्रमुख बनाने में सफल रहे हैं और कांग्रेस ने 48 बनाई है। तो देखिए जब हम सत्ताधारी थे तो हम 60 थे, तो कांग्रेस 60 तक नहीं पहुंच पाई। जब कांग्रेस विपक्ष में थे तो उनके 25 थे, आज हमारे पास 37 है, मात्र कांग्रेस से 10 कम है। तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं कम है। आप इसको अंतर को समझिए। देखिए आप कि जो कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो एक चेष्टा रहती है जनता की, उसको भी जनता ने विफल कर दिया। और ये विफलता ऐसा नहीं कि ये पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में हुई है, ये ट्रेंड जब
19 के लोकसभा चुनाव हुए थे, आप देखिए कि 2003 में बीजेपी की सरकार बनती है, 2004 में भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें लाती है लोकसभा में, 2008 में कांग्रेस की सरकार बनती है, 2009 में वो 20 सीटें लेके आते हैं, 2013 में हमारी सरकार बनती है, 2014 में हम 25 की 25 सीटें लाते हैं, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन हम 25 की 25 सीटें फिर लेकर के आते हैं। तो ये ट्रेंड तो हमने वहीं तोड़ दिया। जी चलिए, लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी का जो दौरा है उसका इम्पैक्ट कितना आता है राजस्थान पे। 4 जो बाई इलेक्शन होने वाले वो भी एक बात होगी। कांग्रेस में जो गतिरोध रहा पिछले दिनों, क्या वास्तव में वो गांठ भी खत्म हो पाई? जैसे कहा गया था कि भूलिए और आगे बढ़िए, ये कुछ देखने वाली बातें होंगी। लेकिन राजनीति है, राजनीतिक दल हैं, अपने अपने अंदाज से अपनी अपनी डेफिनेशन है वो तय करते हैं, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, हर बार यही होता है। जब सत्ता पक्ष में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस थी तो बीजेपी इसी तरह से हमलावर थी। आज बीजेपी सत्ता में है तो हर चीज में मीन मेक दिखाई देता है कांग्रेस को। तो ये दौर मुझे लग रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। और किसान का कितना हितैषी कौन है ये भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि उसकी गरीबी दूर कर पाएंगे ये कानून भी, ये भी बहुत मुश्किल बात है। खुद बीजेपी भी इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि हाँ उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो देखना होगा कि ये कानून जो हैं ये काले हैं कि वास्तव में किसान के लिए सफेद साबित होते हैं, ये तो वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।